डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के पास्ट पेपर्स में से मैथमेटिक्स पेपर 1 2025 को डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है द सेट ऑफ इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय z, w एंड n रिस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द गिवन सेट। अब ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से कौन सी ट्रू है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जो तीनों सेट्स हैं, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर, इनका आइडिया होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ। ये तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 2 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर में ज़ीरो भी आ जाता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और जो इंटीजर्स हैं उसमें नेगेटिव भी सारे नंबर -1 0 और 1 2 3 अप टू सो ऑन, पॉजिटिव भी तमाम नंबर मौजूद हैं। तो अब हम इन स्टेटमेंट को वन बाय वन चेक करते हैं। जैसा कि सबसे पहली स्टेटमेंट में दिया गया है, इंटीजर्स का यूनियन करेंगे होल नंबर के साथ तो आंसर होल नंबर आएगा। अब यहाँ पे देखें, इंटीजर्स में नेगेटिव भी आ जाते हैं तमाम नंबर, तो होल नंबर तो आंसर नहीं आएगा। यूनियन में तो हमने तमाम जो एलिमेंट हैं वो लिखने होते हैं, बस कॉमन जो है उनको रिपीट नहीं करना होता। तो हमारा तो आंसर जो है वो z यानी इंटीजर्स के इक्वल आएगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है उसमें w के इक्वल नहीं आएगा, तो पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, फॉल्स है। नेक्स्ट वाली अगर हम देखें तो z के अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे, यानी इंटीजर्स का आप इंटरसेक्शन करेंगे नेचुरल नंबर के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हैं, लेकिन नेचुरल नंबर के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन नंबर लिखने हैं, तो कॉमन नंबर वही आएंगे जो नेचुरल सेट में हैं। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेचुरल नंबर की इंटरसेक्शन अगर होल नंबर से करेंगे तो होल नंबर आंसर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो ये ज़ीरो जो है वो होल नंबर में है, नेचुरल में नहीं है, कॉमन में नहीं आ रहा। इस वजह से नेचुरल नंबर आंसर आएगा, ना कि डब्ल्यू। तो ये वाला भी रॉन्ग है। इसी तरह लास्ट वाला अगर देखें, नेचुरल नंबर का यूनियन करें होल नंबर के साथ तो इंटीजर्स आएंगे। देखें यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स तो दोनों में नहीं है, तो इंटीजर्स नहीं आ सकते, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन भी ट्रू नहीं है। तो बी ऑप्शन को आप इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछा जा रहा है, इफ़ एम एन एंड पी आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट देन अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन करेक्ट इक्वेशन विल बी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपको पता है कि तीन हमारे पास मेंबर हैं, बस हमने ब्रैकेट्स को चेंज करना होता है। अगर इस साइड पे फर्स्ट टू पे ब्रैकेट है तो अगली साइड पे लास्ट टू पे कर देनी है, और अगर इधर लास्ट टू पे ब्रैकेट है तो अगले इस साइड पे फर्स्ट टू पे कर देनी है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहलाती है। बाकियों में देखें, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है तो ये ट्रू ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन आ रहा है, जबकि हमसे पूछा गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का, तो ए ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। ए ऑप्शन को जो है हम मार्क करेंगे। जी, तो थर्ड एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है द शेडेड रीजन इन द वेन डायग्राम आल्सो रिप्रेजेंट्स। तो वेन डायग्राम दी गई है, उसके नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको देखते हैं वन बाय वन। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ए यूनियन बी करें यानी ए पूरा और बी दोनों, ये जो हैं वो आंसर आ जाएगा। जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये आंसर जो है ये सारा हमारे पास शेड नहीं होगा, बाकी बाहर का रीजन सारा जो है वो शेड होगा, तो ए ऑप्शन ट्रू नहीं है। ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो जस्ट इतना सा एरिया आएगा। ठीक है, ए में से बी अगर हम निकाल देंगे तो कॉमन ए और बी के तमाम निकल जाएंगे, और बाद में जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये वाला एरिया जो मैंने हाईलाइट किया है ये आंसर में नहीं होगा, शेड नहीं होगा, बाकी सारा शेड हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी ट्रू नहीं है। अब अगर हम a माइनस बी करें तो अगेन मैंने जैसे कि ऊपर बताया था कि a माइनस बी करने से जस्ट ये वाला
246 जो है ये आंसर आ जाएगा। तो ये वाला एरिया शेड होना चाहिए था, इसमें तो पूरा शेड है एक्सेप्ट बी के। तो ये वाला ऑप्शन भी ट्रू नहीं है। डी में देखें, डी को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले है। पहले हमें बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। बी के कॉम्प्लीमेंट से मुराद है कि यू में से बी को माइनस करना है। जब यू में से, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे तो ये एरिया जो है ना, ये हमारे पास आंसर ये वाला जो है, इसके अलावा बाकी सारा शेड हो जाएगा। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि बी के अलावा यूनिवर्सल सेट सारा है। उसके बाद जब हम उसका बी पूरा जो है इसमें शेड नहीं होगा इसके आंसर के तौर पे यहाँ तक। लेकिन जब हम उसका यूनियन लेंगे ए के साथ, तो ए के साथ यूनियन लेने की वजह से ये वाला एरिया जो है, ये तो ए के साथ यूनियन की वजह से आंसर का हिस्सा बन जाएगा, शेड हो जाएगा, और यूनिवर्सल सेट भी सारा शेड हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है ये ट्रू है, इसको हम मार्क करेंगे। सॉरी, मैं थोड़ा नीचे करके इसको लगाता हूँ जी। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ ए इज़ अ सेट with element 1 2 3 4 5 then the number of ordered pair in a multiply by a will be। तो यहाँ पे आपको पता है कि ऑर्डर पेयर अगर हमने फाइंड आउट करने होते हैं तो हमारे पास फार्मूला है n का स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे n का स्क्वायर। n हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 के इक्वल है n हमारे पास, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 के इक्वल आएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ द एलिमेंट ई इज़ रिमूव फ्रॉम द सेट वाई देन द गिवन मैपिंग विल बिकम। अच्छा, अगर हम ये वाला जो ई है इसको रेज कर देंगे यहाँ से, तो ये सेट जो है, ये सॉरी, ये जो मैपिंग है ये कौन सा फंक्शन बनेगा। तो सबसे पहले तो देखें, 1 1 की कंडीशन पूरी हो रही है कि हर एक जो है वो सेपरेट के साथ जो है वो लिंक्ड है। नंबर 2 पे देखें कि ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन क्यों है, क्योंकि इस सेट के अंदर आपको तमाम जो एलिमेंट हैं वो मैप्ड नज़र आएंगे, वो इंगेज नज़र आएंगे, कोई भी फ्री नहीं है। अगर फ्री हो तो इनटू फंक्शन कहलाता है, और अगर कोई फ्री ना हो तो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। तो इस वजह से ई को रिमूव करने के बाद ये एक ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। तो डी ऑप्शन में 1 1, यानी ये 1 1 भी बन जाएगा ई को निकालने के बाद, और ऑन टू फंक्शन भी बन जाएगा। तो डी ऑप्शन को मैं मार्क करूँगा। नेक्स्ट एमसीक्यू को अब हम देखते हैं। इफ़ ए सेट इज़ इक्वल टू दिस एंड यू सेट इज़ इक्वल टू दिस देन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू। ये तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको पता है u माइनस ए के इक्वल होता है। तो u माइनस ए करते हैं अब हम। आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, या पहले मैं सेट लिख देता हूँ। जी, ये दोनों सेट मैंने लिख दिए हैं। अब इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा 1 2 3, तो दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फर्स्ट वाले सेट में जो बच जाएंगे वो हम आंसर में लिखेंगे। इस सेट में अगर कोई बच भी जाए तो वो आंसर में नहीं लिखा जाएगा। तो 4 एंड 5 जो हैं जस्ट वो हमारे पास रिमेनिंग हैं, उनको हम आंसर के तौर पे कंसीडर करेंगे। तो इसका भी जो डी ऑप्शन है वो ट्रू है। डी ऑप्शन को मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। 7th एमसीक्यू को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 7 स्क्वायर होल पावर है 3/5 इन रेडिकल फॉर्म विल बी। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पावर ला, के पावर की भी अगर पावर हो तो वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 7 के ऊपर जो 2 है वो बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा, तो इसको हम 6/5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद मज़ीद अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आपको पता है जो नीचे पार्ट होता है फ्रैक्शन में, जो डिनोमिनेटर होता है, उसको हम रेडिकल की पावर बना देते हैं। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, 7 की पावर 6, और रेडिकल फॉर्म में हम
5 जो है वो बाहर लिखेंगे। तो यूँ हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। मज़ीद भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, किस तरह से मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम 7 की पावर 6 है, उसको हम 7 की पावर 5, बाहर तो 5 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो ये देखें जी, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिस सेम है, तो पावर 6 हो जाएगी। तो वापस हम इसको स्प्लिट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा है कि ये जो इसका पावर 5 है, इससे इसका जो रूट है वो कट जाएगा, क्योंकि उसकी भी पावर 5 है। लेकिन ये वाला जो दूसरा 7 है, इसके ऊपर से जो रूट है 5 का वो नहीं कटेगा, तो ये 7 बाहर आ जाएगा, और दूसरा 7 जो है वो रूट में ही रहेगा 5 के। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 7 इंटू 5th रूट ऑफ 7। तो इसको अगर आप ऑप्शंस में देखें तो सी ऑप्शन हमारे पास जो है वो ट्रू है, सी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ए, ये मल्टीप्लाई ही होगा। ये टी जो है ये ऊपर आ गया है, यहाँ पे भी देखें ये ऊपर आ जाता है तो ये कवर कर लेता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये डिवीजन भी हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, -2 पावर है उसकी, डिवाइडेड बाय ए की पावर -2 है और बी की पावर 3 है, इन रेडिकल फॉर्म विल बी। अब इसको रेडिकल फॉर्म में हमने लिखना है। ये तो सिंपल सा तरीका है। ए जो है आप उसको लिख लें, ऊपर उसकी पावर 1 है, ठीक है। अब नीचे से जब हम पावर को ऊपर भेजते हैं, नीचे भी बेसिस सेम है ना, नीचे भी ए की पावर -2 है, तो -2 को जब डिवीजन से ऊपर भेजते हैं तो उसकी पावर अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगी। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय अगर बी को देखें तो ऊपर पावर है -2, नीचे उसकी जो पावर है वो है 3। जब भी पावर को नीचे से ऊपर भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो नीचे +3 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगी। तो यूँ आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास ए की पावर जो है 1 + 2 3 के इक्वल हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय बी की पावर जो है वो -2 और -3, माइनस माइनस प्लस, और बड़ी के साथ माइनस है तो 5, तो -5 जो है 3 2 -3 -2 इज इक्वल टू -5। तो ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी की पावर -5, ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। मज़ीद भी इसको अगर सिंपल करना हो तो हम इसको ए का क्यूब ओवर माइनस को प्लस करने के लिए हम नीचे भेज देते हैं, तो बी की पावर 5 लिख सकते हैं इस तरह से। जैसे नीचे से ऊपर भेजें तो साइन चेंज होता है, वैसे ही ऊपर से अगर नीचे भेजें तो भी साइन चेंज होता है। लेकिन आपके पास बी ऑप्शन जो है वो ट्रू है, तो आप वही फाइनल आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 9th MCQ है, इफ़ x + 3 आयोटा - 1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को हम एक साइड पे रखेंगे, बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो दूसरी साइड पे शिफ्ट करने के लिए उनके साइन चेंज हो जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने x लिखा, इसको इस साइड पे ही रहने देंगे। बाकी वैल्यूज़ जो इसके साथ +3 आयोटा है वो इधर आके -3 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो -1 है वो इधर आके +1 बन जाएगा, और ऑलरेडी जो इधर वैल्यूज़ मौजूद हैं उनमें +2 है और +3 आयोटा है। तो ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ इस तरह से हमने लिख दी। अब देखें जी, ये प्लस का 3 आयोटा है, ये माइनस का 3 आयोटा है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 2 + 3 जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, सॉरी 2 + 1 जो हैं ये प्लस होके इक्वल हो जाएंगे 3 के। तो x इज़ इक्वल टू 3 हमारे पास आंसर आ गया। डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम 10th MCQ को देखें तो ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए आयोटा प्लस आयोटा बी माइनस बी माइनस ए। तो सॉल्व करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हम पहली दो टर्म जो है उनमें से आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। तो आयोटा को अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो है वो ब्रैकेट में आंसर आ जाएगा a + b। इसी तरह आगे हम देखें तो दोनों में माइनस है, तो आप यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लें या -1 लिख लें।
वन भी लिखा जा सकता है, तो -1 ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि -1 को मैंने कॉमन लिया दोनों में से, तो हमारे पास a+b ही किया जा सकता है। ठीक है, जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, अब हमारे पास जो है वो दो टर्म्स हैं, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, माइनस जो है वो सेपरेट कर रहा है इस टर्म को। अब इन दोनों टर्म में हमारे पास a+b जो है वो कॉमन है, तो अगेन हम a+b को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये इस वाले पोर्शन में भी है और अगले वाले पोर्शन में भी मौजूद है। तो a+b को कॉमन लेने पे हमारे पास अयोटा -1 जो है ये बच गया। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। बी ऑप्शन में हमें ये आंसर जो है वो नज़र आ रहा है, a+b इंटू अयोटा -1। तो बी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11th MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, इफ़ अ नंबर 0.0101 कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर b, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली विल बी। तो ये बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जा रहा है। आप लोगों ने फ़िज़िक्स के अंदर पढ़ा होगा, तो उसी को ही हम रिवाइज़ करते हैं। क्या किया जाता है जब हमने पॉइंट वाले डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले हम पॉइंट को मूव करवाते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे है 1, और 2 टाइम अगर हम मूव करवाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 1 के बाद चला जाएगा यहाँ से 2 टाइम इसे मूव करवाने के बाद, तो 1.01 हमारे पास रह जाएगा, क्योंकि राइट साइड वाले ज़ीरोज़ जो हैं उनको हम नहीं देखते। अब दूसरा काम है कि हमारे पास जो नंबर है वो अब बन चुका है 1.01 डिजिट को, यानी सॉरी पॉइंट को 2 बार हमें मूव करवाना पड़ा है। ठीक है, यहाँ से एक बार यहाँ पे 0 के बाद आया और दूसरी बार 1 के राइट साइड पे चला गया पॉइंट। तो 2 बार हमने लेफ़्ट साइड को मूव करवाया या राइट साइड को? जी, राइट साइड को। जब भी हम पॉइंट को राइट साइड को मूव करवाते हैं तो नेगेटिव में हम पावर लगाते हैं। कितनी बार मूव करवाया? 2 बार, तो -2 हम पावर लगाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 लिखेंगे और उसकी पावर जो है वो -2 लिखेंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का। अगर हम इसको जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते पॉइंट को, तो हम पॉजिटिव में पावर लगाते। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा ट्रू है। 1.01 जो है वो हमारे ए की जगह पे आ जाएगा, और बी जो पावर की जगह है वहाँ पे हमारा -2 आएगा। तो बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है, हम इसको मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। 12th MCQ को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, log बेस x 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। इसमें आपको पता है कि जब भी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो ये जो इस साइड पे इक्वल टू के होता है वो इस x की पावर बन जाता है, और ये जो ये वाली चीज़ है वो इधर आ जाती है। ठीक है, तो हम यही चेंज करने वाले हैं। आपने नोट करना है कि जो बेस में x लिखा है लॉग के, उसके ऊपर इक्वल टू के जो इस साइड पे -2 है वो पावर बन जाएगा, और इक्वल टू लगाएंगे, और जो इस साइड पे 1/4 का स्क्वायर है वो इक्वल टू के दूसरी साइड पे हम भेज देंगे। जी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। 4 का स्क्वायर जो है, अगर 4 की पावर +2 है नीचे, तो ऊपर भेजेंगे तो 4 की पावर -2 हो जाएगी। ये बहुत ही इजी सा रूल है। तो यहाँ पे x की पावर -2 एज इट इज़ रहेगा, और इधर 4 जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर +2 की बजाय -2 हो जाती है। जी, तो अब दोनों की जो पावर हैं वो सेम है, तो इट्स मीन बेसिस भी दोनों की सेम होंगी तो ही इक्वल आएगा ना आंसर। x की जगह पे भी 4 होगा तो ही दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। तो इट्स मीन हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू 4 होगी। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट अब हम 13th MCQ को देखते हैं।
13th MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ log बेस 2 16 होल पावर 3/4 विल बी। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 16 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 की पावर जो है वो 3/4 है। तो 16 का आप एलसीएम ले लें। 16 का एलसीएम जो है वो आपको मिल जाएगा 2 8s आर 2 4s आर 2 2s आर एंड 2 1s आर। तो 2 की पावर आपके सामने 4 है, तो 16 की जगह आप 2 की पावर 4 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, ये वाला 4 इस 4 से कट गया तो 2 की पावर 3 रह गया आपके पास। तो आप इस पूरे की जगह यानी 16 की पावर 3/4 की जगह 2 की पावर 3 अब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यू वैल्यू बन गई वो है log बेस 2, और इसी तरह ब्रैकेट में आप 2 की पावर 3 लिखेंगे। आपको पता है कि जो पावर होती है उसको हम शुरू पे ले आते हैं, ठीक है, log के स्टार्ट में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log 3 log बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो जब बेस और नंबर जो सामने है वो एक ही हो तो ये आपने रूल पढ़ा था कि इसको हम 1 के इक्वल लिख देते हैं पूरे log को। जब बेस और ये वाला नंबर सेम हो तो हम इसकी जगह पूरे की जगह 1 लिख देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा जो कि इक्वल होता है 3 के। तो सी ऑप्शन हमारा ट्रू है, सी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। 14th MCQ को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है इन सिंगल लॉगरिथम द एक्सप्रेशन log 3x माइनस log x स्क्वायर प्लस log इंटू x माइनस वाई विल बी इक्वल टू। तो इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं सिंगल लॉगरिथम में। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि पहली दो टर्म जो हैं वो लॉग की आपस में माइनस हो रही हैं। जब माइनस हो रही हों तो हम इसको डिवीजन में सिंगल लॉग लेके लिख लेते हैं, और प्लस हो रही हों तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो पहली दो जो हैं वो माइनस हो रही हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस हो तो हम डिवीजन में लिख लेते हैं सिंगल लॉग लेके। और अगली जो टर्म है वो प्लस हो रही है, प्लस हो तो हम उसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म में आप बस पहली वाली को कन्वर्ट करें, दूसरी को एज इट इज़ लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में अब हम दूसरी को भी कन्वर्ट करेंगे। तो x माइनस वाई ही हमने लिख लिया इसको। नेक्स्ट अब ये दोनों प्लस हो रही हैं तो मल्टीप्लाई में लिख लेंगे सिंगल लॉग के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x ओवर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई। तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेम रिप्रेजेंटेशन जो है वो डी ऑप्शन में आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे 3x है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वाई से, और नीचे इसको होल का भी इसमें फुल आप ये लाइन लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर नीचे है आपके पास। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है ये ट्रू है। इसी तरह 15th MCQ को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है द लॉगरिथम log बेस 3 5 और log बेस 3 7 है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। जब भी ऐसे लोग आपको शो हो रहे हों तो आपने इनको स्प्लिट करना होता है। ये हमारा फोर्थ जो फार्मूला था जो हमने ड्राइव भी करना सीखा था वो वाला है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो log की बेस है और log का नंबर है, जैसे फर्स्ट वाला देखें ऊपर, तो log 5 अलग से लिखेंगे, उसे ऊपर लिखेंगे, और डिवीजन के नीचे हम जो उसकी बेस है उसके साथ log को लिख लेंगे। ठीक है, log 3। ठीक है, ये इस नंबर को मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, log 5 ऊपर और जो बेस है उसे डिवीजन के नीचे। मल्टीप्लाई आप यहाँ पे डालेंगे, और ये जो साथ नीचे log है उसको भी ऐसे ही स्प्लिट करेंगे। ठीक है, log 7 जो है उसमें आप उलट करके लिखते हैं। सॉरी, पहले ये डिवीजन में ही लिख देता हूँ, अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है। अगले को भी स्प्लिट करते हैं, ऊपर आ जाएगा जी log 7 और डिवीजन में आ जाएगा log 3, यानी log की बेस 3 था तो वो डिवीजन में आ गया। अब आपको पता है कि जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं डिवीजन को तो रेसिप्रोकल लेते हैं। तो मैं नीचे रेसिप्रोकल लेके लिख देता हूँ।
जी, तो इस तरह से जब डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कन्वर्ट किया तो अगली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लिया। अब ये log 3 ऊपर है, ये log 3 नीचे है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो गए। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बची, ऊपर log 5 है और नीचे log 7 है। इसको अब वापस इसी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। जैसे इसको हम कन्वर्ट कर रहे थे ना इसमें डबल वैल्यू में, अब वापस सिंगल वैल्यू में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखें log 5 ऊपर है, तो ऊपर हमारे पास 5 आ जाएगा। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कन्वर्ट करके, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है तो ऊपर लेके जा रहा हूँ कि ऊपर हमारे पास क्या बचा है, log 5। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे, और जो नीचे बचा है उसे हम बेस बना देते हैं। नीचे log 7 बचा है तो उसको इसकी बेस बना देंगे। तो log बेस 7 5 जो है डी ऑप्शन, ये हमारे पास ट्रू है। जी, तो 16th MCQ अब हमारे सामने है। इसमें देखा जाए तो इन द गिवन ऑप्शन एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल इज़, तो पॉलिनोमियल की पहचान क्या क्या होती है उसमें मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे देखें ये x जो है ये ओवर में है, तो x को जब ऊपर हम लेके जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल में कभी भी जो हमारे पास x होता है उसकी पावर माइनस में नहीं होती, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह x के ऊपर स्क्वायर रूट भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखें, एक तो x जो है वो डिवीज़न के नीचे है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह जो नेक्स्ट है इसमें स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसमें तो दोनों बी में तो दोनों रूल ख़िलाफ़ हो रहे थे ना, कि x के ऊपर स्क्वायर रूट भी है और वो नीचे भी है, मतलब डिनोमिनेटर में भी है। सी में सिर्फ उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये भी ट्रू नहीं है। हाँ, डी में देखें, एक्स के ऊपर ना तो एक्स की कोई पावर माइनस में है, ना ही जो एक्स है वो डिनोमिनेटर में है, और ना ही एक्स के ऊपर कोई रूट है। तो डी जो है वो एक परफेक्ट पॉलिनोमियल है। डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है, बाकी तमाम जो हैं वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 17th MCQ पे। 17th MCQ में लाज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में ही पूछा गया है। ऑन सिंप्लीफिकेशन इज़ इक्वल टू, तो आपको पता है जब किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो हम उसे 1 के इक्वल लेते हैं, ठीक है। कोई नंबर हो उसकी भी पावर ज़ीरो हो, यानी 1 की पावर ज़ीरो है या 2 की पावर ज़ीरो, तो वो भी इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो y की पावर ज़ीरो है तो इसे हम 1 के इक्वल लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय x। इसी तरह x की पावर भी ज़ीरो है तो उसे हम 1 के इक्वल लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय y। सेंटर में जो है डिवीज़न का सिंबल, तो अब x ये इक्वल आ जाएगा x ओवर y के, जो कि ए ऑप्शन में मौजूद है। तो ये ऑप्शन हमारे पास x ओवर y ट्रू है। ये ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट अगर MCQ देखें तो 18th MCQ है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है हमारे पास। इफ़ x प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 361 एंड xy इज इक्वल टू -60, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y विल बी इक्वल टू। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ये जो XY है ये हमें जो है वो रिमाइंड करवा रहा है 4XY वाली आइडेंटिटी, जो कि मैं लिख देता हूँ, वो वाली हम यूज़ करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट आइडेंटिटीज़ यूज़ की जा सकती हैं। ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर वाली भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट है 4ab वाली आइडेंटिटी। जी, तो ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, नीचे लिखी भी हुई है, ए प्लस बी होल स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर इज़ इक्वल टू 4ab। तो इसमें अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ए है हमारे पास आपके सामने x और b है हमारे पास 2y। तो यहाँ पे a की जगह x और 2y पुट किया, b की जगह माइनस a की जगह x माइनस b की जगह 2y, और यहाँ पे 4 के बाद भी a की जगह x और b की जगह 2y। तो ये 4 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होके 8xy बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8xy। xy की जगह जो है हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि यहाँ पे हमें दी गई है -60। इसी तरह इस साइड पे हमें ये जो वैल्यू दी गई है x प्लस 2y होल स्केयर की 361, इसको पुट कर देता हूँ। तो इधर 361 लिख दी है x प्लस 2y होल स्केयर की जगह। इसकी वैल्यू हमें नहीं गिवन, तो ये हमने फाइंड आउट करना है।
अब क्या होगा, ये इधर माइनस हो रहा है, x माइनस 2y होल स्क्वायर, हम इसको इधर ले जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करवा के 8 और माइनस 60 को इधर ले आएंगे जी। तो इसको हमने यूँ लिख लिया कि ये 361 एज इट इज़, ये जो है ये चीज़ इधर माइनस हो रही थी उधर जाके प्लस हो गई, और ये 8 मल्टीप्लाई बाय 60 480 होता है, 8 6 आर 48, तो ये 480 हमने इधर माइनस हो रहा था, माइनस 60 की वजह से इधर प्लस हो गया। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे जी। तो इनको ऐड करने से 361 और 480 को 841 आ गया, और इस साइड पे एज इट इज़। हमें तो जो है वो स्केयर में नहीं वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे। तो इधर भी स्केयर रूट लेंगे और इधर भी स्केयर रूट लेंगे। जब ये स्केयर कट जाएगा तो एग्जैक्ट हमारे पास ये जो इन्होंने वैल्यू मांगी है x माइनस 2y की, वो बच जाएंगे इस साइड पे हमारे पास। और 841 का जो स्केयर रूट है वो 29 आता है। तो डी ऑप्शन जो प्लस माइनस 29 है, स्केयर रूट के बाद हम प्लस माइनस लगाते हैं, ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि 841 का जो स्केयर रूट है वो 29 आता है। तो यूँ हमारा जो 18th MCQ है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो 19th MCQ है अब हमारे पास, इफ़ y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 3 देन वाई स्केयर क्यूब है माइनस 1 ओवर वाई क्यूब विल बी। तो यहाँ पे बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी हमें कोई ऐसी वैल्यू दी जाए और आगे स्केयर या क्यूब लगाया जाए, तो हम जिसकी वैल्यू दी है उसको लिख लेते हैं एज इट इज़। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y माइनस 1 ओवर वाई इज़ इक्वल टू 3 हमें दिया गया है। और फिर आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमसे स्केयर मांगे गए हैं या क्यूब मांगे गए हैं। तो ये क्यूब पूछे जा रहे हैं, तो जब क्यूब पूछे जा रहे हों तो आपने दोनों साइड पे इसके क्यूब होल क्यूब लगा लेना है, ठीक है। इधर भी होल क्यूब और इसी तरह 3 वाली साइड पे भी होल क्यूब आप पुट कर देंगे। तो बाकी आगे आपने होल क्यूब का फार्मूला जो है दोनों साइड पे वो पुट कर देना है जी। तो इस तरह से आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये b का होल क्यूब लेंगे, 1 का क्यूब तो 1 नहीं रहता है, तो नीचे y का क्यूब लिखेंगे। और दूसरी साइड पे भी 3 का क्यूब था तो उसे ओपन किया तो 27 आ गया। अब यहाँ पे मज़ीद हमने क्या करना है कि ये y ऊपर है ये नीचे है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास ये वैल्यू है इसका हमें बताया हुआ है, इसकी ये 3 के इक्वल है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये हमें गिवन है, तो इसकी जगह हम 3 पुट कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है वो वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे देखें स्टार्ट वाला वाई क्यूब एज इट इज़, और ये वाला वाई क्यूब भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी एक्स, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारे पास लास्ट वाली, इनको इकट्ठा कर रहा हूँ बस। -3 जो है वो ये वाला, ये यहाँ पे ही मैं पुट कर रहा हूँ। और ये जो वैल्यू थी इस पूरे की वैल्यू भी हमें 3 दी गई है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं 3 लिख देता हूँ, और लास्ट पे 27 है इक्वल टू की उस साइड पे। अब ये देखें जी 3 और 3 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके 9। तो यहाँ पे वाई क्यूब एज इट इज़ माइनस 1 बाई वाई क्यूब भी एज इट इज़, 3 3 आर -9 इज इक्वल टू 27। अब -9 इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा जी। तो मज़ीद इसको देखें, मैंने लिखा वाई क्यूब माइनस 1 ओवर वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 27, ये -9 था, इधर आके प्लस हुआ तो 36 के इक्वल हमारा आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे ट्रू है, सी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 20 MCQ है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि हम जो है वो इसको भी सॉल्व कर सकें जी। तो 20th MCQ को देखें, द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 4 जो हैं वो प्लस होंगे, 4 प्लस 2 6 के इक्वल आ जाएगा, इसको हम 6 लिखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास माइनस है स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि एलसीएम लें 4 का, तो क्या आएगा आपके पास, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो 2 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है 4 को। और प्लस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम मज़ीद कुछ नहीं कर सकते, उसको एज इट इज़ ही लिखा रहने देंगे।
अब ये वाला जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 रह जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। 6 माइनस 2 करेंगे तो ये 4 के इक्वल होता है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास जो है फाइनल फॉर्म इसकी आ जाएगी। ये हमें ऑप्शन ए में गिवन है, तो इस वजह से हम ए को मार्क करेंगे। ऊपर वाले का सी ऑप्शन था, मैं लगा देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो। तो यूँ हमारे पास जो है 20th MCQ भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। 21st MCQ को देखें। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज गिवन एज a माइनस 1 इंटू ए स्केयर प्लस a प्लस 1। तो ये हमारे पास वाज़े तौर पर एक आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, सेपरेट क्यूब जो है उसका ये आइडेंटिटी है, मैं लिख देता हूँ। ये तो ये आइडेंटिटी है क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यूँ हो जाएंगी। तो बिल्कुल यही चीज़ जो है हमें गिवन है, हमने जस्ट अब इसका जो है वो फाइनल फॉर्म देखनी है। ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये जो यहाँ पे दिया होता है ना फर्स्ट वाली ब्रैकेट, इसकी दोनों पे क्यूब लगा दें तो ये पैक हो जाता है पूरा फार्मूला, ये पूरी आइडेंटिटी पैक हो जाती है। तो ए पे क्यूब लगाएंगे और इसी तरह -1 पे क्यूब लगाएंगे। आपको पता है 1 का क्यूब 1 के इक्वल ही होता है, तो इस वजह से हम इसको ए क्यूब -1 के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए क्यूब -1। ठीक है, तो ये हमें सी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, सॉरी सी ऑप्शन को इस वजह से हम मार्क करेंगे। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट MCQ को भी सॉल्व कर सकें। 22 MCQ है हमारे पास। नेक्स्ट, द फैक्टर ऑफ ए स्केयर -3a प्लस 2ab माइनस 6b आर। तो इसको अब हम फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले जो दो मेंबर हैं उनमें हमें a कॉमन नज़र आ रहा है, तो a को हमने कॉमन लिया, a -3 हमारे पास जो है वो आंसर में बच गया। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो हमें 2b को हम कॉमन ले सकते हैं, तो +2b जो है इसको हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट में हमारे पास a बच जाएगा और -3 रह जाएगा। तो इस तरह से हमने पहली बार कॉमन ले लिया है। अब नेक्स्ट अगेन देखें तो दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक ये वाली प्लस के इस साइड पे और दूसरी प्लस के उस साइड पे। इनमें भी a-3 दोनों में मौजूद है, तो अगेन a-3 को कॉमन लिया तो हमारे पास a + 2b बच गया। तो यूँ हमने कम्प्लीटली फैक्टराइज कर लिया a-3 इंटू a + 2b। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन मौजूद है, डी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। 23rd MCQ को अगर हम देखें, द कंप्लीट फैक्टराइज फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन 9 माइनस इंटू ए स्केयर प्लस 1 होल स्केयर विल बी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सबसे पहले हम स्केयर बनाएंगे। दूसरी जो टर्म है 9 पे स्केयर नहीं है, दूसरी टर्म पे ऑलरेडी स्केयर मौजूद है, तो 9 की जगह हम 3 का स्केयर लिख सकते हैं और साथ दूसरी टर्म लिखी ए स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर। तो अब हमारे पास ये एक प्रॉपर जो है वो फार्मूला बन गया। ये हमारे पास एक है, ये हमारे पास ए स्केयर है और इसी तरह ये हमारे पास बी स्केयर है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो इसको अब हम a + b a - b की फॉर्म में लिखते हैं जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a हमारे पास 3 है तो 3 + b लिखता हूँ। जब प्लस लिखते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं a स्केयर प्लस 1। ये कंप्लीट ब्रैकेट होगी a + b। अब a - b लिखना है तो 3 हमारे पास a है माइनस ब्रैकेट के अंदर b लिखेंगे a स्केयर प्लस 1। ठीक है। अब हमने जो है वो ब्रैकेट अंदर वाली ओपन करनी है, तो प्लस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होके साइन को चेंज नहीं करता, वैसे के वैसे आ जाते हैं, a स्केयर प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। जबकि माइनस अंदर वाले साइंस को चेंज कर देता है, तो यहाँ पे 3 एज इट इज़ आएगा। माइनस जो अंदर मल्टीप्लाई होगा a के प्लस से, तो वहाँ पे -a स्केयर उसको कर देगा। और इसी तरह माइनस प्लस माइनस अगेन 1 का जो प्लस है वो भी
बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया। तो हमारे पास फाइनल फॉर्म ये आई है 3 + a² + 1 और इसी तरह 3 - a² - 1। तो ये जो फॉर्म है वो हमें नज़र आ रही है यहाँ पे बी में। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ट्रू है, बी ऑप्शन को मार्क कर दिया। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, उससे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। 24th एमसीक्यू को देखें तो द एक्सप्रेशन k² - kt - 2t² कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर s। तो यहाँ पे हमारे सामने एक्सप्रेशन है, उसको हम मिडल टर्म ब्रेक के थ्रू जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं k का स्क्वायर है और 2t का। सबसे पहले तो मिडल टर्म ब्रेक में हम जो हमारे पास लास्ट 2 वैल्यूज़ होती हैं बाउंड्रीज़ पे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2t का स्क्वायर और इसी तरह k का भी स्क्वायर। अच्छा, ये वो वैल्यू है जो हमने मल्टीप्लाई करके बनानी है और मिडल वैल्यू जो है वो प्लस माइनस करके बनानी है। तो यहाँ पे 2 आया है, 2 को आप जो है एलसीएम लेंगे। ये शॉर्ट मेथड है ज़रा इजीली। 2 × 1 = 2। इट्स मीन कि आपने एक बार 2t के और 1t के जो है इसको आप ले सकते हैं। 2 फैक्टर बने हैं ना आपके पास, 2 और 1। इसमें से याद रखना है जो मिडल टर्म के साथ साइन होता है ना, वो वाला आपने दोनों फैक्टर्स में से बड़े वाले के साथ लगाना है। -2 और प्लस जो है वो अगर 1 के साथ लगाएंगे तो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 में से 1 जाएंगे तो 1 kT ही आंसर आ जाएगा। तो इट्स मीन अब मैं इनके फैक्टर्स को यूँ लिखूँगा, k का स्क्वायर, ठीक है, -2 kT, 2 kT और -kT, सॉरी +kT। ये जो है +1, ये 1 तो लिखना नहीं होता तो हम kT ही लिख देते हैं और मार्जिन पे -2t²। अच्छा, ये वाला साइड पे ही रखेंगे। अब ये हमारे पास इसकी मिडल टर्म हमने ब्रेक कर दी है। डिफरेंट मेथड होते हैं, आप अपने वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट वैल्यू जो है, यहाँ पे हम k को जो है वो कॉमन लेंगे। k को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास k - 2t जो है वो आंसर आएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है उसमें आप t को कॉमन ले सकते हैं, तो +t को आपने कॉमन ले लिया तो अगेन आपके पास k - 2t जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास k - 2t देखें, इधर भी है और इधर भी है, इसको कॉमन ले लें। तो k - 2t आपने कॉमन ले लिया और बाकी क्या रह गया, k + t, तो उसको अलग से ब्रैकेट में लिख लिया आपने। तो यूँ हमारा जो आंसर है वो निकल आया k - 2t और k + t। तो ये जो आंसर है k - 2t और k + t, ये भी आपको बी में नज़र आ रहा है। बी ऑप्शन में ये वाला आंसर गिवन है। तो k + t ये वाला वैल्यू आ गई हमारे पास और k - 2t ये वाली वैल्यू भी आ गई। तो अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। 25th एमसीक्यू देखें, द पॉलिनोमियल 3a + 1 होल क्यूब इज़ द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ जी। तो ये मैंने आइडेंटिटी लिख दी है। a³ होल क्यूब का फार्मूला है a³ + 3ab × a + b + b³। अब जस्ट हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a³ की जगह मैंने जो फर्स्ट हमारा वैल्यू है 3a, उसका क्यूब डाला +3ab और a × a + b लिखा और +1 का क्यूब यानी b का क्यूब ये लिख दिए। अब जो है हम इसका क्यूब ले लेंगे। 3 का क्यूब 27 होता है। इसी तरह इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर भी फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। अब हम फर्स्ट वाली वैल्यू का a³ जो है यानी 3a³, 3 का क्यूब आपको पता है 27 होता है और a पे वैसे ही क्यूब लग जाएगा, +3 3 = 9 a है और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 = 9 ही रहेगा, तो 9a आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास 3a + 1 है वो एज इट इज़ ब्रैकेट ही लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे।
इसी तरह लास्ट पे जो 1 का क्यूब है वो 1 ही आता है, तो उसको पुट कर दिया। नेक्स्ट अब अंदर 9a को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3a के साथ और फिर 1 के साथ। ये तो 27a क्यूब एज इट इज़ आ गया। 9 3s आर 27 होता है, तो यहाँ पे 27 ए भी ए से मल्टीप्लाई होके ए का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह जब 9a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9a ही आ जाएगा, और लास्ट वाला जो प्लस 1 है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 आए। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है, 27a क्यूब प्लस 27a स्केयर प्लस 9a प्लस 1। तो अगर हम आंसर्स में देखें जी, तो ए ऑप्शन में जो है ये तमाम वैल्यूज़ पाई जाती हैं, तो ए ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम 26th MCQ को सॉल्व करते हैं। उससे पहले स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। 26th MCQ को अगर हम देखें, द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 8a क्यूब माइनस 125 टू द लोएस्ट फॉर्म इज। तो बेसिकली यहाँ पे भी आइडेंटिटी बन जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे देखें a के ऊपर क्यूब है, तो आपने इसके साथ वाले को भी क्यूब में रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, और 1 to 5 को भी रिड्यूस करना है किसी क्यूब नंबर में। अगर तो हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो 8 आपको पता है 2 का क्यूब होता है, तो हम डायरेक्ट ही क्यूब में इसको रिड्यूस करते हैं। पहले हम इस साइड पे होल क्यूब बनाएंगे और उसके बाद इसको भी होल क्यूब बनाएंगे जी। तो 8a क्यूब को हम 2a क्यूब लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह माइनस रहेगा सेंटर में, और 125 आपको पता है 5 का जो है वो क्यूब होता है, तो 5 का वो क्यूब, यानी ये अब हमारे पास जो फार्मूला बना है ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बना है जी। तो मैंने आइडेंटिटी जो है वो लिख दी है, a क्यूब माइनस b क्यूब अगर हो आपके पास तो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं ये। तो यूँ हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ए की जगह हमारे पास 2a आ गया और b की जगह 5। यहाँ पे a का स्केयर है, यानी 2a का स्केयर ओपन किया तो 4a स्केयर हो गया। a और b को एज इट इज़ पुट कर दिया, और यहाँ पे b का स्केयर लिया, 5 का स्केयर 25 होता है। नेक्स्ट अब हम इसको फाइनल करते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई फाइनल फॉर्म 2a माइनस 5 4a स्केयर प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 2 ज़ा 10a प्लस 25। तो इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है, तो डी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे जो कि ट्रू है। ऊपर वाले का आंसर ए था, सॉरी वो मैंने रिमूव कर दिए, तो ये भी साथ जहन में रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम ये 27th MCQ को देखें तो पूछा जा रहा है पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 देन द रिमाइंडर इज़। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है सबसे पहले हम जो एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स को जो हमारे पास डिवाइडर है उसे 0 के इक्वल रखते हैं, तो एक्स प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू बन गई, ये प्लस 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो एक्स इज़ इक्वल टू -2। अब हमने ये जो -2 हमारे पास वैल्यू आई है इसको इस टर्म में रखना है। एक्स क्यूब की जगह हम -2 का क्यूब लिखेंगे और प्लस 1, यहाँ पे क्यूब है ये। तो अब हम क्यूब ओपन करेंगे तो आपको पता है जब के नेगेटिव वैल्यू के ऊपर जो पावर हो वो ऑड नंबर हो तो नेगेटिव ही आंसर आता है। तो 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस ही साथ रहेगा, यानी -8 ही आंसर आएगा, क्योंकि पावर जो है वो ऑड नंबर है। इवन होती तो पॉजिटिव में आंसर आता है। प्लस 1 लिखेंगे तो -8 प्लस 1 -7 आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी वाली का साइन जो है वो साथ आंसर में आएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो ए ट्रू है, यानी कि -7। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट MCQ को सॉल्व करते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। 28th MCQ को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है 2a प्लस 1 a प्लस 3 a माइनस 3 a माइनस 1, मतलब ये सारे ब्रैकेट्स में हैं। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल से मुराद ये होती है कि
इनमें से हम कौन कौन सी वैल्यू अगर ए की जगह रखें तो आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा, और हमने एक नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है इनमें से। तो स्टार्ट करते हैं। सबको हम ज़ीरो के इक्वल रख के जो है वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे ज़ीरो के लिए। जैसे 2a है प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो अगर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले 2a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 1 है, इधर आके -1 हो जाएगा, और a इज़ इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। तो एक वैल्यू हमारे पास a की ये निकल आई है। अब दूसरी फाइंड आउट करते हैं। a + 3 को इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगी। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट अब हम a-3 के लिए जो है वो फाइंड करते हैं। तो a-3 इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो a की वैल्यू आपके पास a इज़ इक्वल टू +3 आ जाएगी। इसी तरह लास्ट वाली जो है a-1 को इक्वल रखेंगे ज़ीरो के, तो ये भी आ जाएगा a की वैल्यू इज़ इक्वल टू +1। तो इस तरह हमने चारों जो हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। तो +1 आपके पास है, +3 आपके पास है, -3 आपके पास है, और -1/2 है। तो इसमें आपके पास देखें -3 भी मौजूद है आपके पास, और 3 भी मौजूद है, ये भी है, ये भी है, +1 भी मौजूद है। ठीक है, -1 जो है वो आपके पास मौजूद नहीं है, यानी कि ये जो b है ये नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। इसकी जगह हमारे पास ये है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो बी ऑप्शन जो है ये ट्रू है, इसको हम मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट 29th MCQ है हमारे पास। इसमें पूछा जा रहा है इफ़ एक्स और नेक्स्ट रेशो है a+b एंड a-b आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन x इज़ इक्वल टू। तो इसके लिए हम जो इसको सॉल्व करने का तरीका है वो ये होता है कि अगर हमें तीन इस तरह से प्रोपोर्शन में वैल्यूज़ दी गई हैं, तो हम जो सेंटर वाली है उसको रिपीट कर लेते हैं, लाइक x रेशो a+b। यहाँ पे हम प्रोपोर्शन डालते हैं, सॉरी, तो इसको हम यूँ लिख लेते हैं। एक बार देख लें कि ये हमारी पहली रेशो है, सेकंड वाली को हमने रिपीट कर दिया है। यहाँ पे देखें रेशो a+b, फिर प्रोपोर्शन के बाद भी अगेन a+b ही लिखा है, रेशो लास्ट वाली a-b। ठीक है, अब जो रेशो में होती हैं उनको हम ओवर में भी लिख लेते हैं, यानी कि x अगर हम x को ऊपर लिखेंगे और a+b को उसके नीचे। ये तो इस तरह हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, x ओवर a+b। इसी तरह a+b ऊपर है और a-b नीचे। तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस साइड पे ये डिवाइड हो रही है, इधर जाके a+b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यूँ हम इसे लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू a+b दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, बिल्कुल एक जैसी टर्म्स हैं, तो a+b का स्केयर के तौर पे इसे डिनोट किया जा सकता है, और नीचे a-b। अगर आप ऑप्शंस में से इसका ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास डी ऑप्शन है ये ट्रू है, a+b होल स्केयर ओवर a-b। ठीक है, तो डी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट MCQ पे मूव करते हैं, उससे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। ये भी बिल्कुल जो है वो सेम क्वेश्चन ही है हमारे पास। इफ़ नंबर k 5, 3 एंड 15 आर इन फोर्थ प्रोपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ k इज़। तो सिंपल है, हमारे पास जो है वो रेशोज़ दी गई हैं। अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। k और 5 है तो k को ऊपर लिखेंगे, 5 को नीचे, इज़ इक्वल टू 3 को ऊपर लिखेंगे और 15 को इसी तरह नीचे। अब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी k इज़ इक्वल टू 3/15। तो यूँ 3/15 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। अब ये कट जाएंगे आपस में, 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होके 5 3 15 बन जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 15 होगा, तो 1 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है 1 को डिनोट कर रहा है, 1 हमारा आंसर है। 31 MCQ है, इसमें पूछा जा रहा है इफ़ x रेशो 5 इज़ इक्वल टू 7 रेशो y देन अप्लाइंग द कंपोनेंडो थ्योरम वी गेट। तो कंपोनेंडो थ्योरम जो है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये तो कंपोनेंडो थ्योरम हमें कहता है कि अगर a/b इज़ इक्वल टू c/d देन a+b/b इज़ इक्वल टू c+d/d।
यानी इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए हमारा x है, b हमारे पास 5 है, c हमारे पास 7 है और d हमारे पास y है। तो अब इसी को आगे अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि x + 5 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू c हमारे पास जैसे कि 7 है, 7 + y डिवाइडेड बाय y के इक्वल होगा। तो ये ऑप्शन हमें जो है वो ए में गिवन है, तो ए ऑप्शन हमारे पास ट्रू है, ए ऑप्शन को मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। 32 एमसीक्यू है, इसमें पूछा जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वी वेरीज इन्वर्सली विद प्रेशर पी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नोटेड एज 240 क्यूबिक सेंटीमीटर एट 30 kg cm square per cm square pressure. The volume of this gas at 45 kg per cm square pressure will be। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो रिलेशन बताया गया है, उसको मैं लिख देता हूँ। कहा जा रहा है जी वी वेरीज इन्वर्सली विद प्रेशर यानी पी। तो इसको हम इन्वर्सली को हम यूँ लिखते हैं 1/p। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन हो तो हम ये डायरेक्ट होता तो p को सामने लिखते, अब इन्वर्स है तो p को नीचे लिख रहे हैं। और जब भी हम जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसको ख़त्म करके इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, तो v जो है वो इक्वल आएगा k/p के। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है k हमारे पास। अब अगर हम k की वैल्यू फाइंड करें तो वो आ जाएगी, p इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा v p दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो इक्वल आएगा k के। तो अब हमारे पास जो एक रिलेशन बन गया है वो वी पी इज़ इक्वल टू के। अब इस रिलेशन को आपने याद रखना है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। वापस इसी में वैल्यूज़ पुट करके हमने आंसर फाइंड करना है। तो हमारे पास था वी पी इज़ इक्वल टू के। अब वॉल्यूम जो पहला हमें बताया गया है वो है 240 और प्रेशर उस वक़्त ये वाला वॉल्यूम और प्रेशर था 30, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे इज़ इक्वल टू के आ जाएगा। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आप, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 7200 आंसर आ गया, जो कि के की वैल्यू अब हमें पता चल गई है। अब हमने जो है वो सेकेंडली फॉर वॉल्यूम ऑफ 45 kg प्रेशर फाइंड करना है, तो अगेन हम यही रिलेशन यहाँ पे पुट करेंगे कि वी पी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो के इक्वल आएगा, और के की वैल्यू अब हमें यहाँ पे हमने फाइंड कर चुके हैं। तो इस बार हमें दो चीज़ें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमें v और p दोनों गिवन थे, k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस साइड पे अगर हम देखेंगे तो हमें k की वैल्यू ऑलरेडी पता है और यहाँ पे हमें प्रेशर भी गिवन है, तो प्रेशर भी हमें गिवन है और k भी गिवन है। जैसे इधर देखें तो हमारे पास प्रेशर और k की दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, तो हम वॉल्यूम के लिए फार्मूला बनाएंगे, p इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम उसे डिवाइड में लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास वॉल्यूम जो है वो इक्वल आएगा, के की वैल्यू 72,000 है जो कि हमने फाइंड की है, और प्रेशर जो है वो हमें यहाँ पे ये देखें 45 kg दिया गया है, तो 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम का आंसर आएगा वो आएगा 160। ठीक है, बाकी यूनिट आपको पता ही है कि cm³ हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया गया है। तो बी ऑप्शन जो है इस तरह से हमारे पास वो ट्रू है, तो बी ऑप्शन को हम मार्क कर लेंगे। अब मैं इसको रेस कर देता हूँ, अगला एमसीक्यू सॉल्व कर सकें ताकि। नेक्स्ट एमसीक्यू 33 है हमारे पास, द मैट्रिक्स, यहाँ पे आप वैल्यूज़ देख सकते हैं ए बी और 0 2 इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़। तो स्केलर मैट्रिक्स की आप डेफिनेशन याद करें। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो ऐसी डायगनल मैट्रिक्स होती है जिसकी तमाम एंट्रीज़ डायगनल वाली वो इक्वल होती हैं, मतलब कांस्टेंट डायगनल पे वैल्यूज़ होती हैं। तो डायगनल आपको पता है कौन सा होगा, ये डायगनल है आपके पास यहाँ से ये। तो अगर यहाँ पे 2 है डायगनल पे तो ए की जगह पे भी क्या होना चाहिए 2, क्योंकि स्केलर की ये पहचान होती है कि डायगनल वाली तमाम वैल्यूज़ एक जैसी होती हैं, यानी 2 है तो डायगनल पे 2 2 ही होंगी सारी वैल्यूज़। और नंबर 2
स्केलर मैट्रिक्स जो है वो ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सिर्फ डायगोनल पे ही कोई वैल्यूज़ हो सकती हैं अदर देन ज़ीरो, बाकी तमाम वैल्यूज़ ज़ीरोज़ होती हैं। तो बी की जगह क्या होना चाहिए यहाँ पे? ज़ीरो। तो अब हमें पता चल गया ए की जगह हमारे पास 2 हो और बी की जगह हमारे पास अगर ज़ीरो हो तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये ऑप्शन जो है हमें नज़र आ रहा है सी में, तो सी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। सी हमारे पास ट्रू है, ए इज़ इक्वल टू 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 0। 34th MCQ को अगर हम देखें तो पूछा जा रहा है इफ़ एम एन एंड पी आर गिवन मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए हमें कॉलम और रोज़ का पता होना चाहिए। अगर पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रोज़ के इक्वल है तो उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं ताकि इजीली हम कंपेयर कर सकें। एम का अगर हम ऑर्डर निकालें तो एम का ऑर्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोज़ जो हैं वो हमारे पास एक और ये दो रोज़ हैं, जबकि कॉलम नीचे को इस तरह एक ही लाइन है तो एक कॉलम है। एन की अगर हम बात करें तो उसमें रोज़ भी दो बन रही हैं और कॉलम भी दो बन रहे हैं। पी की अगर हम बात करें तो उसमें रो जो है वो एक ही है जबकि कॉलम उसमें दो हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो ऑर्डर लिख लिया है। याद रखिएगा पहले हमने ये जो नंबर लिखा है ये रोज़ का है, दूसरा कॉलम का है। चेक क्या करना होता है कि आप पहली का कॉलम यानी दूसरा नंबर दूसरी की पहली यानी रो के इक्वल है कि नहीं है। तो एम एन का अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखें क्या ये दोनों इक्वल हैं, पहली का आखिरी नंबर दूसरी का पहला नंबर, तो ये इक्वल नहीं है। इट्स मीन एम और एन का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर हम एम और पी का चेक करें तो एम का आखिरी नंबर जो है वो 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और पी का भी पहला जो नंबर है वो 1 है। इट्स मीन एम की जो कॉलम है वो पी की रोज़ के इक्वल हैं, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसी तो एन और पी को अब कंपेयर कर लेते हैं। एन की जो आखिरी नंबर है यानी कॉलम, क्या वो पी की रोज़ के इक्वल है? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन ये भी पॉसिबल, एन पी भी पॉसिबल नहीं है। तो ओनली पी एम जो है यानी 2 हमारे पास पॉसिबल है, तो बी ऑप्शन को इस वजह से हम मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। 35th MCQ में कहा जा रहा है द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज़। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर तो डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है तो फिर ऐसी जो मैट्रिसेस होती हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो फिर हमारे पास जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, तो ए का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो इक्वल आएगा। आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है, और सेंटर में हमारे पास आता है माइनस जो कि फार्मूला है डिटर्मिनेंट का, और फिर हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होता है इस डायगोनल को, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय -1, तो इनको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं और इनको भी ब्रैकेट में। अब करते हैं 3 2 ज़ार 6 और नेगेटिव होने की वजह से -6, सेंटर में माइनस है और 6 - 1 इज़ आल्सो इक्वल टू -6। अब मज़ीद अगर इसको सॉल्व करें तो -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6, ब्रैकेट ओपन हो गई। अब 6 प्लस का है और माइनस का है, इट इज़ इक्वल टू 0। तो जैसे कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आया है, तो ऐसी मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। 36th MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है इफ़ द मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ ए विल बी। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसे बोलते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो। तो इट्स मीन कि इसका डिटर्मिनेंट लेने से अगर 0 के इक्वल आएगा तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी।
तो उसके लिए ए की जगह पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट का फार्मूला लिखता हूँ जी। तो डिटर्मिनेंट का फार्मूला आपके सामने है कि ए और डी को मल्टीप्लाई करवाया जाता है और बी और सी को मल्टीप्लाई करवाया जाता है, और सेंटर में सॉरी माइनस होता है, यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा। तो अब इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए हम भी ए डी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए हमारे पास ए ही है और डी हमारे पास -3 है, तो मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा। ये इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। इसी तरह सेंटर में माइनस आ जाएगा। बी हमारे पास 6 है और सी हमारे पास 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे इसको। तो अब अगर हम आंसर जो है वो हमें पता है कि किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल। अगर तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पे =2 के बाद हम ज़ीरो लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी ये बन जाएगा a-3 यानी -3a, और 6 1 ज़ार 6 -6 = 0। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है तो -6 को उधर भेज देंगे, उधर जाके ये +6 हो जाएगा और यहाँ पे -3a रहेगा। अब हम -3 को भी उधर शिफ्ट कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाय -3, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। माइनस ऊपर चला जाएगा तो a = -2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो बी ऑप्शन जो है इस तरह हमारा ट्रू हुआ। अब हम नेक्स्ट MCQ पे मूव करते हैं। 37th MCQ है, इफ़ 2x + 3y = 2 and x - 2y = 1 are two simultaneous linear equation, then the matrix form of the equation will be। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास एक फार्मूला है, इसे बोलते हैं AX = B। तो A में जो है वो सारे हम दोनों जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन हैं उसके कोफिशेंट रखेंगे। कोफिशेंट मतलब x और y के साथ जो भी नंबर मेंशन है 2 3 1, और x में हम जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x y उनको पुट करेंगे, और इसी तरह b में जो =2 की दूसरी साइड पे कांस्टेंट हैं उनको पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ऊपर जो है वो पहली जो इक्वेशन है उसका 2 लिखेंगे, दूसरा कोफिशेंट जो है वो उसका 3 है तो 3 लिखेंगे। इसी तरह दूसरी इक्वेशन पे अगर आप देखें तो पहला जो कोफिशेंट है वो नहीं लिखा यानी कि 1 है, और दूसरा जो है वो -2 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास a जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम x को जब फिल करते हैं तो दो वेरिएबल्स हमारे पास x और y हैं, तो x और y दोनों को लिख लिया। x फर्स्ट है, y सेकंड है, और यहाँ पे हम =2 डालेंगे और b के जगह पे हम =2 के दूसरी साइड पे पहले हमारे पास 2 है फर्स्ट इक्वेशन का और दूसरी इक्वेशन का 1 है, इनको पुट कर दिए, सॉरी जी। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल फॉर्म बन गई। ये वाली फॉर्म अगर आप देखें ऑप्शंस में तो आपको बी ऑप्शन में नज़र आ रही है, बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है जी। तो नेक्स्ट MCQ पे मूव करते हैं। अब हम 38 MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, आफ्टर सॉल्विंग द मैट्रिक्स इक्वेशन 3a, अच्छा ये हमें दो मैट्रिक्सेस दी गई हैं, =, द मैट्रिक्स A विल बी। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम जो है वो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए बना लेता हूँ जी। 1 जो है यानी इसी तरह हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स का 0 है वो दूसरी मैट्रिक्स के -1 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट अब हम नीचे वाली जो रो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस जो 1 है वो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। तो अब हम जो है इसको फाइनल फॉर्म में लेके आते हैं। 1 + 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, और इसी तरह 0 1 ज़ार 0 प्लस 1 -1 ज़ार -1। अब इनको ऐड कर लें तो 1 - 1 हमारे पास ये इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया है। तो इसको आपने जहन में रखना है इस आंसर को।
इसको क्लियर कर देता हूँ या साइड पे मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये वाली स्पेस है हमारे पास अब। तो अब हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो है वो इस सूरत में है कि 3a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया है और इक्वल टू के बाद हमारे पास ये है। अब 3a के साथ जो मैट्रिक्स है 1 और -1 वाली, ये इधर प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो इधर हमारे पास 3a रह जाएगा इज़ इक्वल टू 1 2 और प्लस है इधर तो इधर आके माइनस हो जाएगी। तो इसको हम अब माइनस करेंगे। इधर हमारे पास 3a आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1 - 1 और नीचे अगर हम देखें तो 2 माइनस ब्रैकेट में लिख देता हूँ -1। अब 1 - 1 जो है आपको पता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है और माइनस माइनस ये दोनों जो है माइनस प्लस हो जाएंगे। 2 + 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इस साइड पे 0 और 3 वाली मैट्रिक्स बन गई और उस साइड पे हमारे पास 3a ही है। अब सिंपल है, ये जो 3 है ये इस मैट्रिक्स में जाके डिवाइड होगा 0 के साथ। जब इधर डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा और इस 3 से भी जब डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा फाइनल। तो यूँ करके हमारा 0/1 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अगर हम मैट्रिक ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम जी। तो 39th MCQ को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है इन द गिवन डायग्राम द वैल्यू ऑफ b इन टर्म ऑफ a विल बी इक्वल टू। अब ज़रा इन ट्राइंगल्स को देख लेते हैं, क्या ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ पे आप देखें b पे 90 डिग्री का एंगल है, e पे भी 90 डिग्री का एंगल है। ये वाली साइड देखें x है इसकी, ये वाली साइड भी x है, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसी तरह ये वाली साइड जो है 12 है और ये वाली भी 12 है। तो दो साइड्स और एक एंगल जब सिमिलर हों तो इट्स मीन ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। अब जो नेक्स्ट है वो बात है एंगल्स की। तो आपको पता है ये ट्राइंगल जो है एक हमारे पास ये है और एक ये है। इसके एंगल्स में देखें तो B और E तो इक्वल हैं, इसके साथ साथ C वाले जो एंगल हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं, C वाले एंगल भी इक्वल हैं। ठीक है, ये A जो है इसका ऑपोजिट एंगल जो है ये वाला बनता है, ये वाला एंगल भी ए के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बी एंगल इसका और इसका भी डी एंगल, ये दोनों रह गए हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हम देखें एक ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है। ठीक है, 180 के इक्वल। अब हमारे पास यहाँ पे जो इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो हमारे पास एक एंगल जो है वो यहाँ से मैं रेस कर देता हूँ जी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक एंगल A है और दूसरा एंगल जो ये वाला है ये तो 90 का है, तो +90 इज़ इक्वल टू, और प्लस जो D वाला है उसको भी अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 180। जी, तो ये A + D इधर ही रहेंगे, 90 जो इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 - 90 करेंगे तो हमारे पास आंसर 90 ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 90 आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो A है हम इसको भी उस साइड पे अगर शिफ्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये एंगल A की टर्म में क्या है। तो D और A जो इधर प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा। 90 - A जो है वो न्यू एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है B वाला उसके इक्वल होगा। तो C ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट मूव करते हैं। 40 MCQ है, एन आर्चर हैज़ 2 टारगेट प्लेस्ड एट M and N such that both are equal distance from the archer standing at L as shown in the given diagram. After hitting the target at M, he turned to target at N rotating an angle theta. The value of theta will be।
अब यहाँ पे देखें जी, ये m है, ये n है, उन्होंने हमें जो है दो ट्राइंगल्स बन रही हैं और दोनों का हमें बता दिया सिमिलर हैं। ये देखें, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो और सेंटर वाली जो है ये आपको पता है कि ये 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये कितने के बन रहा है? 90 का। अगर हमें ये दो एंगल अब पता चल गए, ये 90 का है, ये 60 का है, ये थर्ड एंगल अगर हम फाइंड आउट कर लें तो यहाँ पे भी उतना ही एंगल होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो दोनों को प्लस करने से हमारे पास थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं अब हम इसे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 90 मेंशन कर देता हूँ, यानी कि ये एंगल जो है ये 90 का है। तो अब इंटरनल एंगल का सम जो है 180 होता है, तो 60 प्लस 90 प्लस थीटा जो है उसको मैं ए लिख लेता हूँ, इज़ इक्वल टू 180। अब 60 प्लस 90 करें तो हमारे पास 150 आंसर आ जाता है। तो इन दोनों को प्लस करके उधर 180 में से माइनस कर देंगे तो माइनस 150 हो जाएगा। इट इज़ इक्वल टू 30। इट्स मीन ये जो एंगल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 का है और 30 का ही यहाँ से लेके यहाँ तक भी है, क्योंकि हमने टोटल एंगल बताना है दोनों ट्राइंगल्स का मिला के। तो 30 प्लस 30 हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। बी ऑप्शन को इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट अब मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है 41। इन द गिवन पैरेललोग्राम QRST द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो यहाँ पे हमें R एंगल की वैल्यू दी गई है और S एंगल की भी वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। ये स्प्लिट करके दी गई है, हाफ इधर, लेकिन हम ओवरऑल वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के कोई भी दो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, यानी एक के बाद दूसरा जो एंगल आता है, उनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री यानी 180 के इक्वल होता है। तो हम यहीं पे ये रूल अप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो आर एंगल है ये और इन दोनों एंगल्स का सम, ठीक है, इन सब का सम जो है वो 180 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट साइड्स हैं। तो पैरेललोग्राम में कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स का अगर हम सम करें तो वो 180 के इक्वल आता है। तो इसको अब मैं फाइंड आउट करता हूँ। और इसी तरह दूसरा रूल ये होता है कि जो ओपोजिट एंगल हैं वो हमेशा सेम आते हैं, यानी ये और ये एंगल हमेशा एक दूसरे के सेम होंगे, ये और ये एंगल हमेशा एक दूसरे के सेम होंगे। तो यही दो पैरेललोग्राम के हमने रूल्स पढ़े थे। तो अब फाइंड आउट करते हैं। 3x प्लस 5 प्लस हमारे पास 31 वाला एंगल और प्लस हमारे पास है जी x प्लस 4 वाला एंगल। ये सब को मिला के 180 आंसर आना चाहिए। तो अब हम जो है एक जैसी वैल्यूज़ को सम कर लेते हैं। 5 है, 31 है और 4 है। 31 प्लस 4 हमारे पास 35 आ जाएगा, प्लस 5 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 40 लिख देता हूँ। 3x प्लस x हमारे पास 4x आंसर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 180 ही रहेगा। अब जो 40 है इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 180 में से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 4x एज इट इज़ रहेगा। 180 में से 40 जाएगा तो हमारे पास 140 आंसर आ जाएगा। 4x, अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 140 के साथ। तो 140 डिवाइडेड बाय 4, 140 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो x आपके पास इक्वल आ जाएगा 35 के। मैं साइड पे लिख देता हूँ। तो यूँ आपके पास x जो है वो इक्वल आ जाएगा 35 के। साथ डिग्री भी लगाएंगे हम कि 35 डिग्री जो है इसका आंसर है। तो ये हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। x की वैल्यू जो है वो 35 है, सॉरी डिग्री नहीं आएगा, एंगल होता तो डिग्री आता, सिर्फ x की वैल्यू है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास ट्रू है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 42 है हमारे पास। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड XY ऑफ द ट्राइंगल XYZ। अब इस चीज़ पे आपने जो है वो गौर करना है
कि यहाँ पे कहा जा रहा है राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड एक्स वाई। राइट बाइसेक्टर किसका? साइड एक्स वाई का। तो इस पे फोकस करते हुए हम जो डायग्राम्स हैं इनको अब देखते हैं। ओके, अगर हम ए वाली को देखें तो इसमें हमारे पास एक परपेंडिकुलर जो है वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्टर जो है वो इक्वल हाफ में जो है लाइन को डिवाइड करता है। तो ये परपेंडिकुलर तो ज़रूर है, लेकिन यानी राइट परपेंडिकुलर 90 डिग्री का तो है, लेकिन बाइसेक्टर नहीं है। यहाँ पे देखें तो ये परपेंडिकुलर भी है, यानी राइट बाइसेक्टर भी है, क्योंकि इधर और इधर इक्वल मार्क शो कर रहे हैं कि जितनी लेंथ इधर है लाइन के उतनी ही इस साइड पे। तो ये राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, बाकियों में देखें अगर सी में तो ये तो बाइसेक्टर ज़रूर है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है या राइट बाइसेक्टर नहीं है। यहाँ पे भी यही हालात हैं कि 90 डिग्री का एंगल नज़र नहीं आ रहा, तो राइट बाइसेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी नज़र आ रहा है और दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, तो इट्स मीन इट्स अ राइट बाइसेक्टर। तो बी ऑप्शन को जो है हम वो मार्क करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम 43 MCQ को देखें तो हमारे पास एक डायाग्राम है जिसके अंदर हमें जो वाज़े तौर पे बताया गया है वो ये है कि x और y जो हैं क्या वो इक्वल हैं, ये पूछा गया है एंगल्स का, और बताया ये गया है कि ये a जो है वो e के इक्वल है। उसके बाद इस अगर ट्राइंगल्स दोनों को देखें तो 90-90 का एंगल भी इनका सेम है, और उसके बाद तीसरी ये साइड जो कॉमन है दोनों की ये भी सेम है। अगर ये देखें दो साइड्स और एक एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, तो इट्स मीन दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और इनके बाकी एंगल्स भी सेम हैं। तो x और y जो हैं वो इक्वल हैं, इस बिहाफ पे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो तो ट्रू है। अब दूसरे को देखें, a इज़ इक्वल टू बी। a जो है वो हमारे पास ये साइड है और b हमारे पास ये साइड है। इसके इक्वल होने के लिए हमारे पास अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना हमें बाकी साइड्स का इल्म है और ना ही हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं एक एंगल के अलावा। ठीक है, ये वाला एंगल जो है ये तो 90 का होगा, बाकी एंगल जो हैं वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये इस कहना कि इज़ इक्वल टू बी, ये हमारे पास इसका कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर हम ये फाइंड आउट करें कि बी जो है वो डी के इक्वल है, तो इसके बारे में भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें गिवन नहीं है। अंदर वाली जो ट्राइंगल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, बाहर वाली जो दो ट्राइंगल्स हैं उनसे रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो इस वजह से इसको भी हम समझेंगे कि ये हमारे पास ट्रू नहीं है। तो अब हम अगर आंसर्स पे मूव करें तो इस सूरत में हमारे पास वन ओनली जो है ये ट्रू ऑप्शन है, बाकी जो हैं वो ट्रू नहीं है। अच्छा, मैं ये सॉल्व तो कर दिया है, लेकिन अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई, अगर मुझे समझने में गलती लग सकती है, हम भी इंसान हैं, तो अगर इसमें कोई गलती हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप वीडियो देखते हुए एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर कोई भी मुझसे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा जैसे ही की आ जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट MCQ पे मूव करते हैं जी। 44 MCQ है, इसमें पूछा जा रहा है इन द गिवन ट्राइंगल VW इज़ द लॉन्गेस्ट साइड एंड UV इज़ द स्मॉलेस्ट साइड। अच्छा, साइड का बताने का मतलब ये है कि अगर हमें साइड का पता हो तो हम बता सकते हैं एंगल का भी। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो VW है ये वाली साइड ये लॉन्गेस्ट है, तो इसका जो ऑपोजिट एंगल है इट्स मीन वो सबसे बड़ा एंगल है। ठीक है, और इसी तरह जो UV लाइन है हमारे पास ये वाली लाइन, इसका ऑपोजिट एंगल ये सबसे छोटी लाइन है, तो इट्स मीन इसका ऑपोजिट एंगल भी सबसे ज़्यादा छोटा एंगल है। तो अब इस चीज़ को जो है वो जहन में रखिएगा, बी जो है वो इन बिटवीन है दोनों के। तो अगर हम देखें यहाँ पे रिलेशंस, तो विच रिलेशन विल बी द ट्रू। तो C जो है वो A से बड़ा हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, A सबसे बड़ा है। B जो है वो बड़ा हो A से, तो B जो है वो भी A से बड़ा नहीं हो सकता। और इसी तरह अगर हम C ऑप्शन देखें तो A सब जो बड़ा है C से, तो हमें पता है A के सामने वाली लाइन सबसे बड़ी है, इट्स मीन A एंगल भी सबसे बड़ा है,
और सी के सामने वाली लाइन जो है वो सबसे छोटी है, तो वो एंगल सबसे छोटा है, तो ए से वो ज़रूर छोटा होगा, तो सी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। फिफ्थ जो कि लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इसमें पूछा गया इन द फॉलोइंग फिगर बी डी इज़ द एंगल बाई सेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी सी इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ सी डी इज़। तो यहाँ पे हमने जो है वो जो ट्राइंगल्स की साइड्स हमें दी गई हैं उनकी रेशो को अप्लाई करना है। ये तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ए डी, सॉरी, ये जो ए डी है इसकी रेशो ले लेते हैं ए बी के साथ और सी डी की रेशो ले लेते हैं सी बी के साथ, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी किसी भी तरह से रेशो ले सकते हैं। आप ए बी को ऊपर लिख के ए डी को नीचे लिख सकते हैं, आप सी बी को ऊपर लिख के सी डी को नीचे लिख सकते हैं। मज़ीद आप कोई भी किसी भी तरह से इसका जो है वो रिलेशन बना सकते हैं, रेशोज़ बना सकते हैं, जैसे सी डी और डी ए बना लें, और इसी तरह सी बी और बी ए बना लें, कोई भी आप लेना चाहें रेशो ले सकते हैं। तो मैं जो रेशो लेता हूँ वो ये है कि आप ऊपर डी ए लें, यानी ये वाली साइड, और नीचे आप ए बी ले लें, वो इक्वल होगी। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही आप बार लेनी है, सी डी ऊपर और सी बी नीचे। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, जिनकी वैल्यूज़ पता हैं वो पुट कर दें। डी ए हमारे पास 1 है, ए बी हमारे पास जो है वो 2 है, इसी तरह सी डी हमने फाइंड करनी है, वो x है, और सी बी जो है वो 8 है, ठीक है, सॉरी। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 8 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएगा, और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई होगा x से तो 2x आंसर आ जाएगा। अब हमने 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 8 की तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 4 जो है वो आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 करने से। 8 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू x, और जब डिवीज़न होगी तो 4 आंसर आ जाएगा। इट्स मीन हमारे पास सी डी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो डी ऑप्शन जो है वो। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद मैं अगेन बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एमसीक्यू मुझसे गलत हो जाएगा तो जब की आएगी तो मैं इसकी करेक्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो जब भी आप ये वीडियो देखें तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, कोई करेक्शन हुई तो वहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा।